हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव कुमार आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और इसमें हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो टॉपिक्स हमने कवर किया है वो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, किसने दी, कब दी, कहाँ दी। 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो देश के सामने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। पार्टीशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थी, 2 नेशन थ्योरी, ये सब भी हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दी पार्टीशन, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, उन्हें इंटीग्रेट करवाना क्यों मुश्किल था और ब्रिटिशर्स ने इनको क्या ऑप्शंस दिए थे, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसमें पर्टिकुलरली स्टोरी ऑफ हैदराबाद हम पढ़ चुके थे। आगे की स्टोरी ऑफ जूनागढ़, कश्मीर एंड मणिपुर, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कैसे स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया, स्टेट्स के क्या डिमांड थे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और पर्टिकुलरली इसमें हम जो पढ़ेंगे वो होगा आंध्र प्रदेश, कैसे फर्स्ट स्टेट आंध्र प्रदेश जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बना, वो कैसे बना, उसकी स्टोरी क्या थी, वो हम इसे कवर करेंगे। और जो इस बार सीबीएसई ने न्यू टॉपिक ऐड किया है, रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन, ये टॉपिक कवर करेंगे। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे अलग अलग स्टेट्स के बारे में कि वो कब निकल के आए अलग अलग स्टेट्स से। जैसे कि तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से निकल के आया 2014 में, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है जो लार्जर पंजाब से निकल के आया 1966 में। इस तरह से जितने भी स्टेट्स अभी तक बने हैं वो किस स्टेट से निकल के आए, कब निकल के आए, वो सब हम इस फैक्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो हम पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ मणिपुर, इसको पढ़ते हैं। हैदराबाद पढ़ चुके हैं, मणिपुर की स्टोरी क्या है। मणिपुर की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि यहाँ के जो किंग थे उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह, और इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया था और कहा था उन्होंने कि हम भारत का पार्ट बनने के लिए तैयार है, बट उसकी कुछ कंडीशंस थी कि उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, और फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा बोधचंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बट ऑन अ कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ही चीजें दी, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें ही इंडियन गवर्नमेंट को दी और बाकी सारी चीजें जो है वो अपने पास रखी। इस कंडीशन पे मणिपुर के जो राजा है बोधचंद्र सिंह वो भारत का पार्ट बने। ठीक है, बट कुछ समय बाद लोगों ने उन्हें प्रेशराइज किया कि इलेक्शन करवाओ, और फाइनली इलेक्शंस मणिपुर में जून 1948 में हुई। और इस इलेक्शन होने के बाद मणिपुर पहला स्टेट बना, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहला स्टेट कौन सा है जहाँ पे आज़ादी के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन हुआ। वैसे तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल जनरल इलेक्शन है आपको पता है 1952 में हुआ फर्स्ट जनरल इलेक्शन भारत में, मगर भारत का वो पार्ट जहाँ सबसे पहले इलेक्शन हुआ था वो है मणिपुर, और ये इलेक्शन हुआ था जून 1948 में। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो जब ये इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। अब मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में राजा के भी कुछ सपोर्टर्स थे और कांग्रेस पार्टी के भी एमएलए वहाँ थे। आपस में उनके बीच बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता रहता था, डिबेट होता रहता था कि ये गलत है, मणिपुर को फुली भारत का पार्ट बनना चाहिए। मगर जो बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, किंग को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की डिबेट चलते रहते थे। बट कुछ समय बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल हो गई प्रेशराइज करने में महाराजा को, और लास्ट में जो है भारत का पार्ट मणिपुर बन गया इन सितंबर 1949। ठीक है, मणिपुर आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशर्स इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1949। तो ये थी मणिपुर की कहानी। बोधचंद्र सिंह वहाँ के राजा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, बट कंडीशन ये थी कि बहुत सारे पावर्स मेरे हाथ में रहने चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को 2-3 पावर दी, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस। ये 3 पावर ही इंडियन गवर्नमेंट को दी कि आप ये देखो, बाकी मैटर मैं खुद देखूंगा।
कुछ समय बाद इलेक्शन करवाए गए जून 1948 में, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, वहाँ पे अब डिबेट होते थे कि नहीं भारत का पार्ट बनना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं होना चाहिए, बट फाइनली सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुल हो गई, महाराजा को फाइनली महाराजा ने साइन कर दिया फुली मर्जर एग्रीमेंट, और इस तरीके से मणिपुर भारत का पार्ट बना। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कश्मीर का इशू। स्टोरी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की स्टोरी क्या थी? तो यहाँ के जो किंग थे उनका नाम था हरी सिंह, हिंदू किंग, और पॉपुलेशन जो थी कश्मीर की वहाँ मुस्लिम्स, आबादी मुस्लिम्स की, और जो राजा थे वो हिंदू हरी सिंह। इन्होंने भी अलग सपने देख रखे थे और ही डिड नॉट वांटेड टू मर्ज विद इंडिया, बिल्कुल भारत के साथ नहीं आना चाहते थे और नेगोशिएट कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, दोनों के साथ नहीं जाना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे। बट वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्लेम कर रही थी कि कश्मीर उनका है, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम्स यहाँ ज़्यादा है तो कश्मीर उनका होना चाहिए। बेस्ड ऑन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, पाकिस्तान क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू देम, ये उनका है। और फाइनली इस चीज़ को पूरा करने के लिए, कश्मीर को अपना पाकिस्तान का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने कश्मीर पे अटैक भी किया। पाकिस्तान सेंट ट्रूप्स टू कैप्चर द कश्मीर इन 1947 में कश्मीर में उन्होंने ट्रूप्स भेज दिए पाकिस्तान में। कुछ वक्त तो महाराजा को कुछ दिन लगा कि मैं इसे हैंडल कर लूँगा, महाराजा की अपनी आर्मी भी थी, बट कुछ समय बाद जब बहुत सारा एरिया कब्जा करते हुए वो ट्रूप्स, वो आप उसे टेररिस्ट कह लीजिए या आर्मी कह लीजिए पाकिस्तान की, वो जब अंदर घुसने लगे तो महाराजा को लगा कि सिचुएशन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उन्होंने हेल्प मांगी भारत से। ठीक है, दिस फोर्स द किंग टू सीक हेल्प फ्रॉम द इंडिया, और तब इस तरीके से कश्मीर जो है भारत का पार्ट बना। इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प दी, मिलिट्री भेजी भारत से, कश्मीर गए और वहाँ पे उनको डिफीट किया, और फिर इस तरीके से भारत का पार्ट कश्मीर बना। और किंग हरि सिंह ने भी कहा ठीक है, हम जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे, बट कुछ कंडीशन रहने चाहिए कि बाद में आप प्लेबिसाइट करवाएंगे, देखेंगे कि जनता क्या चाहती है, वो भारत के साथ जाना चाहती है कि पाकिस्तान के साथ, वो बात की इशू। तो आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि इस तरीके से भारत का पार्ट जो है वो कश्मीर बना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 35। ये जो आर्टिकल 370 और 35A है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटा दिया है, एब्रोगेट कर दिया इस आर्टिकल को, ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को क्या स्पेशल स्टेटस देता था, किस तरीके की ताकत, किस तरीके की पावर ये आर्टिकल्स देते थे कश्मीर को? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A। 370 और 35A के अंडर किस तरीके के पावर जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता है? तो एक तो ये था कि पावर टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये आर्टिकल 370 35A ने कश्मीर को ये ताकत दे रखी थी, वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपना फ्लैग था, अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। तो ये एक पॉइंट आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। दूसरा, उनके सीएम को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, सीएम को रिगार्डेड एज द प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर को सदर रियासत कहा जाता था कश्मीर के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो यूनियन लॉज वर नॉट एप्लीकेबल विदाउट द स्टेट अप्रूवल। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी वो एप्लीकेबल नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में तब तक जब तक कि वहाँ की स्टेट असेंबली उसे अप्रूव ना कर दे। ये कुछ स्पेशल राइट्स थे जो आर्टिकल 370 35A के अंदर कश्मीर को दिए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो नॉन कश्मीरी कैन नॉट बाय लैंड देयर, स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स। कुछ स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स ऐसे दिए गए थे वहाँ पर कि नॉन कश्मीरी लोग जो थे वो वहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट्स बनाए गए। एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे ऊपर उस वक्त ब्रिटिशर्स ने अलग अलग स्टेट्स भारत के अंदर इस तरीके से बना रखे थे जिससे उन्हें फायदा, उनके कन्वीनियंस के लिए। और जब देश की आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था कि अगर जब देश आज़ाद होगा तो हम स्टेट्स को उनके लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके कन्वीनियंट के बेसिस पे जो लोग चाहते हैं उनके हिसाब से बनाएंगे। बट ये मैटर किस तरीके से सामने आया और कैसे सॉल्व किया गया, इसी टॉपिक को हम अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हुआ ये क्या कि प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन। ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, ऐसा लग रहा था कि पार्टीशन के बाद खत्म हो जाएगी। पार्टीशन हो गया, बिहार, बंगाल, पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया,
और पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान बन गया तो ये खत्म हो गया था, बट ऐसा यहाँ खत्म नहीं हुआ था। अभी तो प्रॉब्लम्स आने वाली थी, ठीक है। जो प्रोसेस था नेशन बिल्डिंग का वो खत्म नहीं हुआ। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। अब चैलेंज था कि देश के अंदर बाउंड्रीज कैसे बनाई जाए, ठीक है। इट वाज नॉट जस्ट मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बट इट वाज टू ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब जो है अलग अलग लोग 1950s के आसपास में अलग अलग स्टेट से उठ के आने लगे और उन्होंने कहने लगे कि हमें अपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के दो। हरियाणवी बोलने वाले पंजाब में, उस समय हरियाणा पंजाब के अंदर ही आता था, तो हरियाणवी स्पीकिंग जो थे वो कह रहे थे कि हमें जो है पंजाब से अलग करो। इस तरह की चीज़ें हो रही थी। गुजरात पूरा का पूरा महाराष्ट्र में आता था उस समय, तो जो गुजराती स्पीकिंग थे, मराठी स्पीकिंग थे, वो कहते थे कि हमें अलग स्टेट बनाना। तो इस तरह के चैलेंज आ गए थे और ये सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप स्टेट बनाओ। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, आफ्टर पार्टीशन द गवर्नमेंट पोस्टपोन द मैटर, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इस मैटर को पोस्टपोन कर दी। उनको लगा कि अभी अभी रिलीजन के बेसिस पे देश बटा है तो इतने लोग मारे गए, 5 से 10 लाख लोग मारे गए, 80 लाख पीपल माइग्रेट हुए एक देश से दूसरे देश में। तो इस समय अब देश के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैटर को पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट थॉट दैट कार्विंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अभी हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हम किसी और चीज पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। अभी इन सब चीजों पे हम हाथ नहीं डालेंगे। बट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है एक्चुअली, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लोगों ने एक्सेप्ट किया कि चैलेंज किया, वो नेक्स्ट टॉपिक में किस तरीके से आंध्र प्रदेश मूवमेंट जो है वो हम इस नेक्स्ट टॉपिक में। सो ये टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, हाउ आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड, ठीक है। आंध्र प्रदेश कैसे बना, तो अभी मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बनाना है उसको अभी टाल देते हैं, बट इसको चैलेंज कर दिया, ठीक है। डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स। कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने अपने सेंट्रल लीडर्स के जो फैसले थे कि अभी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाएंगे, इस मैटर को आगे बढ़ा देते हैं, उसको चैलेंज कर दिया। और ये चैलेंज सबसे पहले आया मद्रास प्रोविंस से, ठीक है। द प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस जो है वो बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, जो कि अभी प्रेजेंट डे का कुछ पार्ट कर्नाटका, कुछ पार्ट फुली तमिलनाडु, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश और केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 4 स्टेट्स जो है समझो आज के जो प्रेजेंट स्टेट्स है, ये सब ऑलमोस्ट ओल्ड मद्रास प्रोविंस के अंदर से निकल के आए। आप ये समझ लीजिए, बहुत सारा पार्ट कर्नाटका का पहले ओल्ड मद्रास प्रोविंस के अंदर आता था, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश भी इससे निकल गया। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज किया तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो था ओल्ड मद्रास प्रोविंस का, उन्होंने कि हमें तो स्टेट्स अभी चाहिए। और फिर क्या हुआ, विस्लांद्रा मूवमेंट स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। मद्रास प्रोविंस के अंदर तेलुगु बोलने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को कि हम इस मैटर को पोस्टपोन करते, उसको चैलेंज कर दिया और विस्लांद्रा मूवमेंट स्टार्ट हो गया इसके अंदर। और सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल आफ्टर द डेथ ऑफ पट्टी श्रीरामुलु। कांग्रेस लीडर थे यहाँ के, मद्रास प्रोविंस के तेलुगु स्पीकिंग लोगों के बहुत बड़े नेता थे ये। इन्होंने जो है 56 दिन के फास्ट पे गए और 56 डेज के बाद इंडेफिनिट फास्ट के बाद इनकी डेथ हो गई, जो कि कांग्रेस के लीडर थे। इनकी डेथ के बाद सिचुएशन और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लोग जो है बहुत पॉपुलर लीडर थे, लोग सड़कों पे आ गए। देन द पीपल इन लार्ज नंबर टुक टू स्ट्रीट, सड़कों पे आ गए, वायलेंस होने लगा, पुलिस ने ओपन फायर किया और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, मारे गए। इस चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसीजन लिया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन दिसंबर 1952। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस वायलेंस को, इस मारकाट को रोकने का यही एक तरीका है कि हम आंध्र प्रदेश बना देते। तो फाइनली 1952 में, इन दिसंबर 1952, आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल was formed from old Madras province। तो एक नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना वो आंध्र प्रदेश। कब? दिसंबर 1952। कौन थे लीडर? पट्टी श्रीरामुलु, वन ऑफ द कांग्रेस लीडर। कब डेथ हुई? आफ्टर द 56 डेज इंडेफिनाइट फास्ट के बाद, ठीक है। और ये कौन सा मूवमेंट है पूरा? इसे विस्लांद्रा मूवमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए
4 नंबर में कि व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, तो यही आंसर आएगा। या फिर आए कि व्हाट वाज द विस्लांद्रा मूवमेंट, कौन ये मूवमेंट लीड कर रहा था, तो पोटी श्रीराम। क्या इनका डिमांड था, तो दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। कब पूरा हुआ, इन 1952 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी श्रीराम आफ्टर द 56 डेज ऑफ इंडेफिनाइट फास्ट। तो ये आंध्र प्रदेश तो बन गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मगर अब ये कहानी रुकेगी नहीं, अभी आगे बढ़ेगी। अब और सारे नॉर्थ के स्टेट्स उठ के आ जाएंगे, नहीं हमारे लिए भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाओ। गवर्नमेंट को लगा कि चलो एक बना देते हैं, उसके बाद फिर मैटर को आगे कर देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आंध्र प्रदेश के बनने के बाद जैसे कि मैंने बताया और सारे स्टेट्स आ गए और उन्होंने सिमिलर डिमांड करा कि हमारे भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो। तो यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब बना, क्यों बना। सो क्या हुआ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश मेनी मोर स्टेट्स केम फॉरवर्ड विद द सिमिलर डिमांड्स। और सारे डिमांड्स के साथ बहुत सारे स्टेट आ गए एंड फाइनली क्योंकि अब बहुत सारे और स्टेट्स उठ के आ गए कि नहीं हमें भी चाहिए स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो क्या हुआ, दिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट इनटू फॉर्मिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो गवर्नमेंट ने कहा बार बार की चिक चिक से अच्छा है कि एक काम करते हैं कमीशन बिठा देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठा दिया 1953 में। उनको कहा कि आप चेक करिए, देखिए, स्टडी करिए कि क्या सच में हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं कि नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यही हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म कर दिया गया 1953 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बिठा दिया ये चेक करने के लिए कि वेदर वी कैन ड्रॉ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और नॉट। और हुआ क्या, इन इट्स रिपोर्ट कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये कहा, एक्सेप्ट किया दैट यस द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की बाउंड्री है वो अलग अलग लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे तो उससे कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, उल्टा ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों की ये डिमांड है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जब कमीशन ऐसी बात कह रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जनता अगर यही चाहती है तो हम यही करते। तो फिर क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास। एक एक्ट पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कब, इन 1956। और इस एक्ट के बेसिस पे दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पास होने के बाद 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया, तो 1953। क्यों अपॉइंट किया गया, तो देखने के लिए कि क्या स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं नहीं। तो क्या हुआ उसके रिपोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल होना चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ पास किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो एक नंबर में आ जाए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया, 1953। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ, 1956। इसके बेसिस का रिजल्ट क्या रहा, तो रिजल्ट ये रहा 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। भारत में प्रिंसली स्टेट्स जो कि 565 मैंने आपको पहले बताया, उनको भारत में मिलाने में सरदार पटेल का क्या रोल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका। ये इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये थे। एज अ मेजर लीडर, नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक मेजर लीडर के तौर पे ये उभर के आए आफ्टर द दो मूवमेंट के बाद। ठीक है, एमर्ज एज अ मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारडोली सत्याग्रह 1920। दोनों ही गुजरात में हुए थे और गुजरात के वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से उभर के आए। इन दोनों मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा। इस दोनों मूवमेंट के बाद एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल के आए। ठीक है, He played a historic role in the integration of princely states into the Indian Union। जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इन्होंने ही सभी 565 राज्य जो थे, राजघराने, प्रिंसली स्टेट्स, उन सब के साथ नेगोशिएट किया। साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से, प्यार से मांगे तो प्यार से, धमका के मांगे तो धमका के, हर तरीके से जो भी जहां इनको शूट करा उस तरीके से उन्होंने काम करा। इट वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। इन सभी 565 राज्यों को, प्रिंसली स्टेट्स को मना करके भारत में लाना ये कोई आसान काम नहीं था। ये हमारे लीडर्स को पता था कि हर कोई नहीं कर सकता। यही कारण था कि सरदार पटेल जी को ये काम दिया गया था, क्योंकि पता था ये कर सकते हैं। इसके अलावा और जो ऐड हुआ है सीबीएसई में, वो कुछ
अलग से टर्म्स है, जैसे कि इज आल्सो नोन एज द एनसीआर इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। इनको एनसीआर भी कहा जाता है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने के लिए। तो ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ या क्यों हुआ, या खेड़ा सत्याग्रह क्या था, या रोल ऑफ सरदार पटेल। मेन तो क्वेश्चन यही है इसमें कि सरदार पटेल का क्या रोल था। तो 3-4 नंबर में आएंगे, ये सभी पॉइंट्स आपने लिखने हैं। बाकी नोट्स तो आपको लिंक में मिल जाएंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यू टॉपिक सीबीएसई की तरफ से जो इस बार ऐड किया गया है वो है आर्टिकल 370 एंड 35A। कैसे रिपील किया गया, हम पढ़ चुके हैं पहले कि आर्टिकल 370 एंड 35A किस तरीके का स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देती थी, पढ़ चुके हैं। इनको हटाया कैसे गया, कब हटाया गया, ये इस बार का न्यू टॉपिक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है मोदी जी की सरकार चल रही है। बीजेपी गवर्नमेंट showing its commitment to the integration of the J&K in India as a part of its election manifesto। मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले जो वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा उसे इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बीजेपी जो है स्टार्टिंग से अपने मैनिफेस्टो में ये रखती आ रही थी कि जब भी हमारी सरकार आएगी और स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी तो हम आर्टिकल 370 और 35A हटाएंगे और कश्मीर को फुली इंटीग्रेट करवाएंगे भारत में। जो स्पेशल स्टेटस 370, 370 और 35A के अंदर दिया गया उसे खत्म करेंगे। और मोदी जी ने इस बार 2019 में काम कर दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। देखिए क्या हुआ, कब ये बिल, तो दिस बिल वाज J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इसको कहा गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को संसद में रखा। संसद में पर्टिकुलरली राज्यसभा में सबसे पहले 5 अगस्त को रखा और यहां से पास करवाने के बाद ये लोकसभा ले गए अगले दिन 6 अगस्त को 2019 में, अगले दिन। और यहां से पास करने के बाद फाइनली जब प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया और 9 अगस्त 2019, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद आपको पता है राज्यसभा में पहले आया, फिर लोकसभा में आया, दोनों जगह से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। तो इस तरीके से एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था इसको पास कर लिया गया और आर्टिकल 370 एंड 35A को रिपील कर दिया गया आफ्टर दी प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद। और रिजल्ट ये रहा इसका कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करता था, इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर गॉट डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस बिल। फर्स्ट लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो करंटली जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। और इसको प्रेसिडेंट ने जो साइन किया तो 9 अगस्त 2019। राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को बिल पेश किया गया, उसी दिन पास कर दिया गया। अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में लेकर उसी दिन पास कर दिया गया और प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को इस पे साइन किया, इसे आगे बढ़ाया। और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 और 35A था इसे रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें बताया गया कि कौन से स्टेट्स कब किससे निकल गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो लार्जर बॉम्बे से निकल के आया 1916 में। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन या 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र कौन से स्टेट से निकल गया, तो बॉम्बे से निकल गया 1916 में। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये किससे निकल गया, तो लार्जर पंजाब प्रोविंस जो हुआ करता था उससे निकल के आया 1966। पंजाब प्रोविंस से 1966 में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। फिर पूछा जा सकता है झारखंड किससे निकल गया है, झारखंड जो है मोस्टली एरिया बिहार से और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल से लिया गया 2000 में। 2000 में झारखंड केम आउट ऑफ बंगाल एंड बिहार। सिमिलरली छत्तीसगढ़ इट केम आउट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकल गया छत्तीसगढ़, जो नया स्टेट आप सुनते हैं छत्तीसगढ़, वो 2000 में बना है रिसेंटली, 20-21 साल पहले। उत्तराखंड ये निकल गया, उत्तराखंड जो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से, ये भी 2000 में बन गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेंशन कीजिए वो स्टेट्स जो मध्य प्रदेश से निकल के आया 2000 में। तो आपको छत्तीसगढ़ मैप पे पता होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप पे वो मेंशन करना पड़ेगा। या उल्टा पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ किस स्टेट से निकल गया 2000 में, आप उस स्टेट को मेंशन करो, तो आपको मध्य प्रदेश मेंशन करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना,
तेलंगाना जो नया स्टेट बना वो रिसेंटली बना है। तेलंगाना केम आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। याद है आंध्र प्रदेश? फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना 1952 में। तो आंध्र प्रदेश से निकल के आया 2014 में तेलंगाना। मेघालय, मिजोरम और मणिपुर ये आसाम से निकल के आए 1972 में। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, और इन सभी स्टेट्स को पॉलिटिकल मैप पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए तो कहाँ होते हैं। तो ये मेंशन करने के लिए आपको मैप में 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर का मैप आता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। और बाकी इस चैप्टर के जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सब के सब आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से ये सभी नोट्स ले सकते हैं और इस वीडियो को देख करके सभी चैप्टर को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।